हेलो छात्रों, आइए आज हम सब क्लास 12 के इतिहास का 7वां चैप्टर विजयनगर साम्राज्य का दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने पहला पार्ट बनाया हुआ है विजयनगर साम्राज्य का, जहां से मैंने दिल्ली सल्तनत का व्याख्या करते हुए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और उसके राजवंशों के बारे में आप लोगों को बताया। ठीक है, अब आइए हम सब उसके आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए हरिहर प्रथम के बाद अगला जो राजा बनता है वो होता है बुक्का। ठीक है, हरिहर प्रथम के बाद अगला शासक जो बनता है वो कौन होता है? बुक्का। 1354 में यह शासन संभालते हैं और 1378 तक ये अपने शासन को चलाते रहते हैं। ये हरिहर के छोटे भाई थे। आपने पढ़ा कि मैंने बताया आपको कि हरिहर और बुक्का दोनों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था और उन्होंने संगम वंश का नींव रखा था। ठीक है, अब आप उसके आगे देखेंगे बुक्का जो है यानी हरिहर का छोटा भाई वो आगे शासक बन जाता है और जब ये शासक बनता है तो इससे उपाधि दी जाती है। क्या उपाधि दी जाती है? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का। कौन सा उपाधि? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। 3 समुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है। 3 समुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है। उपलब्धि, ठीक है, उपलब्धि क्या है? तो इसने मदुरा को मदुरै कहते हैं। क्या कहते हैं? मदुरै। ठीक है, आपने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण भारत पर अभियान किया तो काम्पली, मदुरै जैसे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। तो क्या है कि इसके पहले जब हरिहर राजा बनते हैं तो उन्होंने अपने शासन में संघर्ष किया, बहमनी साम्राज्य से रायचूर गंवा दिया। ठीक है, तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो विजयनगर के साम्राज्य के लोग या दक्षिण भारत के लोग काफी आहत थे, क्योंकि उन्हें एक के बाद एक कई परास्त मिल रहे थे। तो इस क्रम में क्या हुआ कि जब बुक्का जो है शासक बनते हैं तो वो क्या करते हैं कि इनका एक पुत्र होता है कंपन। ठीक है, इनके बेटे का नाम था कंपन। कंपन को वो बोलते हैं कि तुम जाओ मदुरा यानी कि मदुरै जाओ और वहां पर अभियान चलाओ और अभियान चला करके जीत के आओ। अपने पिता के आदेश पर कंपन चल देता है मदुरा को जीतने के लिए और वहां पहुंचकर एक भीषण युद्ध होती है और उस युद्ध में वह जो है जीत जाता है, सफलता प्राप्त होता है। तो वह मदुरा को जीतकर वापस लौटता है। ठीक है, जब वह मदुरा को जीत के वापस लौटता है तो जो बुक्का है उनकी बहू या यूं कहें कि कंपन की पत्नी, क्लियर है? ध्यान देंगे, कंपन की पत्नी थी जिनका नाम था गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। गंगा देवी अपने पति के जीत पर, अपने पति के सफलता पर काफी खुश होती हैं और वह चूंकि एक कवित्री होती हैं, इस वजह से अपने पति के जीत पर ये एक किताब लिख देती हैं, एक ग्रंथ लिख देती हैं जिसका नाम पड़ता है मदुरा विजयम। क्लियर है? मदुरा विजयम नामक जो है ये एक ग्रंथ का रचना करती हैं। ठीक है, बहुत समय के बाद यहाँ के लोगों को जश्न मनाने का एक मौका मिला था तो इनकी पत्नी ने भी उसे गवाया नहीं और अपने पति कंपन की सफलता से गदगद होकर के उसने जो है मदुरा विजयम नामक ग्रंथ का रचना किया। ठीक है, फिर इनके बाद जो है हरिहर द्वितीय अगला शासक बन जाते हैं। जब हरिहर द्वितीय शासक बनते हैं 1378 में तो शासन 1406 तक चलाते हैं। जब ये शासक बनते हैं तो इन्होंने स्वयं को महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज का उपाधि दिया। ठीक है, और कहा जाता है कि इन्होंने संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र में, ठीक है, यानी दक्षिण के एरिया में, संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र में इन्होंने अपने शासन को चलाया। ठीक है, विजय तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गोवा पर हमला किया, उसे हासिल कर लिया, बेलगांव पर हमला किया, उसे हासिल किया, चौल नामक स्थान पर हमला किया, उसे भी हासिल कर लिया, और भादौल नामक स्थान पर हमला किया और उसे भी हासिल कर लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण शासकों में से विजयनगर के एक हो जाते हैं जो कई जगहों पर बारी बारी से आक्रमण करते, अभियान चलाते हैं और उन क्षेत्रों को वो जीत भी लेते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो थे शिव के उपासक थे। ठीक है, उपासक मतलब शिव की आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले। ठीक है, तो हमारे जो हरिहर द्वितीय हैं, ठीक है, वो क्या है कि देखा गया है कि वो शिव की उपासना करने के लिए जाने जाते हैं, किंतु ये बात याद रखिएगा कि वो बाकी भी धर्मों के प्रति काफी सहिष्णु थे। ठीक है,
क्लियर है? वो सहिष्णु थे, यानी कि किसी धर्म से उन्हें कोई नफरत नहीं था, लेकिन वह स्वयं शिव के उपासक थे। ठीक है, अगला शासक बनते हैं देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम, क्लियर है? अगला शासक बनते हैं देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम जब शासक बनते हैं 1406 में अपना शासन 1422 तक चलाते हैं। ठीक है, एक और बात देखेंगे यहाँ पे जो डेट पीरियड दिया हुआ है वो जो है एसबीपीडी प्रकाशन से है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अलग अलग प्रकाशन की किताबों को पढ़ने पर ये डेट पीरियड थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है ना, साल भर या 2 साल इधर उधर कुछ चला जाता है, तो आप उसे ध्यान रखेंगे, एसबीपीडी को ध्यान में रख करके इसे बनाया गया है। ठीक है, देखेंगे तो कह रहा है कि देवराय प्रथम जो कि 1406 में शासक बनते हैं और 1422 में अपना जो है शासन समाप्त करते हैं, लेकिन उसके पहले इन्होंने कुछ निर्माण का कार्य किया था। क्या चीज? तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाए थे। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और इनके समय में एक यात्री निकोल कोंटी, ठीक है, इटली से, यानी एक यूरोपियन यात्री जो है ना, एक यूरोपीय यात्री इनके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य घूमने के लिए आता है, और जब वो आता है तो काफी प्रशंसा करता है विजयनगर साम्राज्य को देखकर, वहां की व्यवस्थाओं को देख करके, ठीक है, उसकी प्रसिद्धि को देख करके वो प्रभावित होता है और वो जो है काफी प्रशंसा करता है। ठीक है, संरक्षक कन्नड़ साहित्य के काफी संरक्षक माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे राजा हैं देवराय प्रथम, ठीक है, तो देवराय प्रथम जो है कन्नड़ साहित्य के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कन्नड़ साहित्य से इनका काफी लगाव था, वो उसे ऊपर ले जाने के लिए काम करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जब शासक बनते हैं 1422 में, तो ये अपना शासन 1446 तक चलाते हैं। ठीक है, संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक में से एक थे। ठीक है, कहा जाता है कि ये सबसे प्रतापी शासक थे। संगम वंश 4 वंश पढ़ाया गया, संगम, सालू, तुलु एंड अराविडु। ठीक है, तो संगम वंश में अगर सबसे बड़ा, सबसे प्रतापी कोई शासक हुआ तो उस शासक का नाम था देवराय द्वितीय, जो 22 में शासन संभालते हैं और 46 तक अपना शासन चलाते हैं। आगे उपाधि इन्हें भी दिया गया गजवेटकर। गज का मतलब होता है हाथी, ठीक है, वेटकर जो उसका वध कर। ठीक है, देखिए जो हाथी से भी लड़े और उसे हरा दे, ठीक है, या जिसके पास हाथी के समान बल होके, उसको हम लोग बोलते हैं गजवेटकर। इमादी देवराय, ठीक है, इमादी देव नाम के वो कोई देवता है ना, देवता के ऊपर जो है इमादी देव देवराय के नाम से जो भी इन्हें दूसरा उपाधि दिया गया था। इनके समय में भी एक विदेशी यात्री भारत घूमने के लिए आता है, फारस क्षेत्र ईरान से। ठीक है, फारस क्षेत्र ईरान से एक शासक एक यात्री आता है जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक आपने पढ़ा, निकोल कोंटी आया था। ठीक है, निकोल कोंटी आया था देवराय प्रथम के समय में, तो जो है अब्दुल रज्जाक आए थे देवराय द्वितीय के मतलब शासन काल में। फिर कहा जाता है कि ये जब शासन व्यवस्था को संभाल रहे थे तो इनके साथ एक घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी? तो इनके दरबार में एक तेलुगु भाषी, है ना, ध्यान देंगे, देखिए अभी आप यहाँ पढ़े हैं कि ये कन्नड़ साहित्य के संरक्षक थे। होता क्या है कि देखिए दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम वहां की सुप्रसिद्ध भाषाएं हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये तो कन्नड़ को साहित्य, जो इनके पहले वाले जो राजा हैं यानी कि देवराय प्रथम, ये कन्नड़ साहित्य को संरक्षण देने के लिए यानी कि उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। इनके दरबार में यानी देवराय द्वितीय के दरबार में एक घटना होता है, श्रीनाथ नामक, ठीक है, श्रीनाथ नामक एक तेलुगु साहित्य का क्या होता है कि कवि पधारता है और वो चुनौती देता है राजा के दरबारी कवि को कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। शास्त्रार्थ, ठीक है, शास्त्रार्थ, ठीक है, शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। शास्त्रार्थ क्या होता है? देखिए एक लड़ाई होता है शस्त्र से, शस्त्र मतलब होता है हथियार, एक लड़ाई होती है हथियार से और एक लड़ाई होता है ग्रंथ से। ठीक है, ग्रंथ से, तो इन्होंने शास्त्रार्थ यानी कि उनसे ग्रंथों में यानी कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उनसे लड़ाई किया। ठीक है, एक तरह से द्वंद्व हुआ दोनों लोगों में, दोनों तरफ से अपना अपना कवि लोग अपना अपना मत, विचार और कविता रखे। तो श्रीनाथ जब इनके दरबार में आए, इन्होंने चुनौती भी दिया देवराय के दरबारी कवि को, और सिर्फ चुनौती ही नहीं दिया, उनको हरा भी दिया। ठीक है, सिर्फ चुनौती ही नहीं दिया, हरा दिया। तो इनके जीवन का एक घटना है
कि देवराय द्वितीय के दरबार में एक तेलुगु साहित्य का कवि आता है जो उनके दरबारी कवि को चुनौती देता है और चुनौती देकर के उनसे शास्त्रार्थ करता है और शास्त्रार्थ में हरा भी देता है। बात समझ आई? फिर उसके बाद में इस संगम वंश में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो शासन को बढ़िया से चला सके। नतीजा ये निकलता है कि कुछ समय बाद इस शासन का समापन हो जाता है और एक दूसरे राजवंश का व्यवस्था, एक दूसरे राजवंश का स्थापना होता है और वो जो है अपने शासन व्यवस्था को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अंतिम शासक मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष इसके अंतिम शासक थे, विरूपाक्ष इनके अंतिम शासक थे। मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष से विशेष तौर पे आप जानेंगे विरूपाक्ष को 46 से 85 के बीच में इन्होंने अपने शासन को चलाया और फिर एक दिन जो है क्या होता है कि सालू वंश के लोग संगम वंश को उखाड़ के फेंक देते हैं। सालू वंश का शासन 1486 में चालू होता है और 1503 तक चलता है। 1486 में चालू होता है और 1503 में चलता है, 1503 तक। इसके संस्थापक सालू नरसिंह इसके संस्थापक होते हैं, किंतु ऐसा माना जाता है कि इस राजवंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो काफी उपलब्धि हासिल करे या फिर थोड़ा बहुत भी उपलब्धि हासिल करे। तो इसलिए इस राजवंश के कोई भी राजा फेमस नहीं होते हैं, प्रसिद्ध नहीं होते हैं, उनके बारे में इतिहास में ज्यादा जानने को नहीं मिलता है। तो नतीजा ये निकलता है कि आपको सिर्फ इसका संस्थापक और अंतिम शासक ही याद रखना है। वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 14 और 3 17, मात्र 17 साल के अगर अंदर में अगर एक राजवंश समाप्त हो जाए तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे राजवंश की क्या उपलब्धि रही होगी। ठीक है, देखिए तो इसके अंतिम शासक इमाड़ी नरसिंह कौन थे? इमाड़ी नरसिंह। और अगला हुआ राजवंश आ जाता है तालु राजवंश। अगला राजवंश तालु राजवंश। चारों राजवंशों में सबसे बेहतर किसी ने कार्य किया तो वो था तालु राजवंश। ठीक है, सालू के बाद तालु राजवंश या फिर इसको हम लोग तुल्लु राजवंश भी कहते हैं। कौन सा राजवंश कहते हैं भाई? तुल्लु राजवंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो यहाँ तालु लिखा गया है वही तुल्लु भी है, जो यहाँ तालु है वही आपका तुल्लु। ठीक है, तुल्लु राजवंश भी है। तो तुल्लु राजवंश 1503 से 1570 तक, 1503 से 1570 तक। अब आप देखेंगे कि जो तुल्लु राजवंश था इसका संस्थापक जो है वीर नरसिंह थे। कौन थे? वीर नरसिंह। और इन्होंने 1503 से लेके 1509 तक शासन किया। कहां से कहां तक? तो 1503 से लेके 1509 तक। ठीक है, इन्होंने शासन किया। अब इनके शासन के बाद इनका छोटा भाई कृष्णदेव राय, ठीक है, इनका छोटा भाई कृष्णदेव राय जो था वो शासक बन बैठता है। ठीक है, और कृष्णदेव राय एक ऐसे शासक थे पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक। ठीक है, पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं। यानी समूचा विजयनगर साम्राज्य में ऐसा कोई राजा नहीं था जो इनके समान है ना उपलब्धि हासिल किया हो। ठीक है, तो कब कृष्णदेव राय राजा बनते हैं? कब? 1509 में। और ये अपने कार्य को चलाते हैं कब तक? 1529 में। अब जरा आप लोग ध्यान देंगे कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं। ठीक है, तो जब हम इनकी उपलब्धियों की बात करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि इन्होंने एक से बढ़कर एक उपलब्धि अपने जीवन काल में हासिल किया है। ठीक है, आइए देखते हैं और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्यों कहा गया है कि पूरे विजयनगर साम्राज्य में ये एक ऐसे राजा थे, इकलौते ऐसे राजा थे जो सबसे प्रतापी थे। ठीक है, चलिए देखिए, पहले तो आप इस बात से अंदाजा लगा लेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी, सल्तनत काल चल रहा था, तो सल्तनत काल को उखाड़ के फेंका था मुगलों ने। और मुगल वंश का जो संस्थापक थे, ठीक है, वो थे बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। तो बाबर जो है बाबर नामा में, ठीक है, बाबर की अपनी आत्मकथा थी जिसका नाम था बाबर नामा। ठीक है, तो बाबर ने अपने आत्मकथा बाबर नामा में कृष्णदेव राय का प्रशंसा किया। आप एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक है, यानी कि एक राजा जिसने एक वंश का नींव रखा। ठीक है, ठीक है, मुगल वंश का नींव रखा
और एक वंश का नींव रखने वाला शासक अगर किसी दूसरे शासक का प्रशंसा कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस शासक की अपनी क्या उपलब्धि रही होगी अपने समय में, ठीक है। हालांकि उनकी कृतियों को भी पढ़ेंगे जिससे आप ये अंदाजा भी लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी बात से हम समझ सकते हैं कि बाबर द्वारा जब बाबरनामा में इसकी रचना की जाती है, लिखता है कि संपूर्ण दक्षिण भारत में एक लौता ऐसा राजा था जिसके आसपास कोई नहीं टिकता था, ठीक है। देखो आप जब देखोगे तो बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था, 30 में इनका देहांत हो गया था। तो यानी 26 से 30 का जो दौर है, ठीक है, 26 से 30 से आप इस दौर को मिलाइए, ठीक है। ये राजा कब बनते हैं? 1503 में, और 1503 में, और इनका शासन कृष्णदेवराय यहाँ है 1509 में, और इनका शासन चलता है 1529 तक, ठीक है। 1509 में शासन व्यवस्था को संभालते हैं और चलता कब तक है? 29 तक। और ये देखिए 26 से 30 के बीच के समय का है, तो इससे साफ अंदाजा लगता है कि बाबर दिल्ली में रहकर दक्षिण भारत के कारनामों को कई सालों तक सुना था, ठीक है। यहां तक देखेंगे कि 29 तक इनका शासन है, तो वो जानता था इसके बारे में, इनके बारे में उसने अपनी किताब में लिखा। चलिए देखिए, ये एक ऐसे राजा थे जिनको उपाधि दी गई, ठीक है। कौन सा उपाधि दिया गया? तो आंध्र भोज और अभिनव भोज, आंध्र भोज, ठीक है, और अभिनव भोज, दो उपाधियां, अभिनव भोज। आपने एक राजा का नाम सुना होगा, राजा भोज, परमार वंश के राजा थे जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज के नाम पर ही आंध्र भोज और अभिनव भोज नामक दो उपाधियां इनको दी गई थी, ठीक है। आपने वो एक गाना भी सुना है, छछुंदर के सर पे ना भाई चमेली, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, ठीक है। आप देखिए तो वही राजा भोज परमार वंश के, किस वंश के राजा थे? तो परमार वंश के राजा थे, उन्हीं के नाम पर आंध्र भोज और अभिनव भोज नामक इनको उपाधि दिया गया, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए साहित्य, ठीक है, साहित्य आप देखेंगे कि ये एक ऐसे राजा थे, ठीक है, ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने तेलुगु साहित्य का खूब विकास किया। तेलुगु, अब देखिए स्थितियां बदल रही हैं, ठीक है। आपने देवराय को पढ़ा था कि वो जो है कन्नड़ साहित्य को प्रमोट करते थे। फिर आपने पढ़ा कि जब देवराय द्वितीय का समय आता है तो देवराय द्वितीय के समय में एक तेलुगु साहित्यकार आते हैं, वो शास्त्रार्थ करते हैं और हरा देते हैं दरबारी कवि को। और अब देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, तेलुगु साहित्य का गोल्डन एज, तेलुगु साहित्य का गोल्डन एज, गोल्डन एज का मतलब स्वर्णिम युग, क्लासिक युग जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये गोल्डन साहित्य का तेलुगु साहित्य का गोल्डन एज इनके समय में चल रहा था, ठीक है, यानी क्लासिक युग चल रहा था इनके समय में, बहुत ही ज्यादा तेलुगु भाषा का विकास इनके समय में हुआ। अब इस बात से अब मतलब कल्पना कर सकते हैं कि इनकी एक रचना भी है, ठीक है, जिसका नाम है अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद, ठीक है। इन्होंने स्वयं संस्कृत में एक रचना, तेलुगु भाषा में एक रचना अमुक्त माल्याद, ठीक है, अमुक्त माल्याद नामक एक ग्रंथ का रचना भी इन्होंने किया था, ठीक है। तो काफी पढ़े लिखे, काफी शिक्षित थे, होनहार थे, तो अपने शासन को इस वजह से भी और बेहतर तरीके से चलाते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा आप निर्माण की बात कर लेंगे। निर्माण से पहले एक चीज आप और जान लीजिए कि इनके दरबार में 8 बड़े बड़े दिग्गज रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 8 बड़े बड़े दरबारी लोग रहते थे, जैसे कोई संगीतकार है तो कोई बहुत बड़ा कवि है, तो इस प्रकार से मिला के इनके दरबार में 8, जैसे आप पढ़े होंगे या फिर आगे पढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने 12वीं क्लास का पहला जो है हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर और अभी दूसरा चैप्टर जो हम चला रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, एक समय आएगा कि जब आप इस बुक से एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। तो शासक और इतिवृत्त में आप पढ़ाया जाएगा आपको कि एक राजा थे अकबर जिनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, यानी 9 बड़े बड़े दिग्गज 9 रत्न कहे जाते थे। उसी प्रकार से इनके दरबार में 8 बड़े बड़े दिग्गज रहते थे, इसलिए उनको एक शब्द में क्या बोला जाता है? अष्ट दिग्गज। परीक्षा में प्रश्न बनता है कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। इन 8 में से एक तेनाली रामा भी थे, ठीक है, तेनाली रामा, ठीक है। आपने तेनाली राम का नाम सुना होगा,
एक चतुर व्यक्ति थे, चालाक व्यक्ति थे। तो इनके 8 बड़े बड़े दिग्गजों में से एक दिग्गज कौन थे? तेनालीराम, है ना। तेनालीरामा भी इनके 8 बड़े बड़े दिग्गजों में से एक थे। आइए हम सब जरा निर्माण की बात कर लेते हैं। तो निर्माण और पुनर्निर्माण के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 2 मंदिर, हजारा तथा विट्ठल, हजारा एवं विट्ठल, याद रखेंगे, हजारा एवं विट्ठल, हजारा एवं विट्ठल नामक 2 मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया था। इसके अलावा एक शहर भी स्थापित करवाए थे, जिस शहर का नाम था नागलपुर। ठीक है, नागलपुर, ठीक है, नागलपुर नामक एक शहर का भी इन्होंने स्थापना करवाया था। तो सोचिए, देखिए कितने बड़े राजा हैं। ठीक है, और एक और चीज है, अगला इनकी जो है, जरा यहाँ तो देखिए विजय, ठीक है, विजय, देखिए इन्होंने उड़ीसा के शासक को हराया। ठीक है, उड़ीसा के शासक को हराया। ठीक, वहां है जो है, वहां के शासक को हराने के बाद कहा जाता है कि जो वहां के राजा थे, उनके पत्नी से इन्होंने शादी भी किया था। फिर गोलकुंडा के राजा कुतुब शाह को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। ठीक है, गोलकुंडा पर इन्होंने सफलता प्राप्त किया। तो उड़ीसा को जीता, गोलकुंडा को जीता, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, एक और शासन बीजापुर, कौन सा? बीजापुर, एक और क्षेत्र पर हमला किए और उससे जीते। आपको अब याद होगा कि बहमनी साम्राज्य 5 हिस्सों में विभाजित थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा, गोलकुंडा, बीजापुर जैसे क्षेत्रों पर इन्होंने हमला किया, और ये तो कुछ नहीं है। आइए मुख्य जानते हैं, रायचूर। रायचूर, आपको याद होगा कि 1336 ईस्वी में जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, हरिहर प्रथम राजा बनते हैं, तो अपने शासनकाल में बहमनी साम्राज्य से संघर्ष करते करते प्रमुख दोआब क्षेत्र जो रायचूर था, वो उसे हार गए थे। इन्होंने, इनके पहले के भी राजवंशों ने कई बार प्रयत्न किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिला रायचूर को पुनः बहमनी साम्राज्य से छीन के अपने साम्राज्य में मिलाने का। किंतु वो घड़ी तब आई जब हमारे राजा जो है ना, यानी विजयनगर के जो राजा हैं, वो कृष्णदेव राय बनते हैं। कृष्णदेव राय जो है बहमनी साम्राज्य के लोगों से लड़के, है ना, वहां अभियान चला के उनसे रायचूर भी छीन लिए। यानी कि हरिहर प्रथम का काल जो है ना, 1336 से 1354 के पास जो आप पढ़े हैं, उस काल में जो चीजें इनसे निकल गई थी, वो कब मिलती हैं? तो 1509 से 1529 के बीच में जब कृष्णदेव राय का शासन चलता है, तो उस शासन के दौरान जो है इनको जाकर के अपना रायचूर दोआब क्षेत्र प्राप्त होता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा राजवंश उखड़ गया, किंतु रायचूर को नहीं छीना जा सकता था। लेकिन विजयनगर का सम्राट बनते ही कृष्णदेव राय ने उड़ीसा, गोलकुंडा, बीजापुर जैसे और सबसे प्रमुख रायचूर नामक क्षेत्र को उनसे जीता। जो इनके सीने पर लगा हुआ सबसे बड़ा घाव था, उस घाव को भरा किसने? तो वो कृष्णदेव राय ने। तो आप समझ सकते हैं कि मंदिरों का निर्माण, हजारा और विट्ठल, नागलपुर नामक शहर का निर्माण, इसके अलावा गोपुरम के निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं। किसके निर्माण के लिए? तो गोपुरम। ये भाई गोपुरम क्या होता है? तो आप समझेंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस दौरान जो मंदिर बनवाए जाते थे, तो मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता था, ठीक है, वो काफी विशाल बनता था, और इसी विशाल प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, आप ऐसे इतिहास में पढ़ेंगे, एक होता था स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। स्तूपों के पास जो प्रवेश द्वार बनता था उसको तोरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तोरण कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दक्षिण भारत के मंदिरों में आप जाएंगे तो वहां एक विशाल प्रवेश द्वार बनता है, और उस प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। तो याद रखिएगा, कई मंदिरों में गोपुरम के निर्माण के लिए भी हरे कृष्ण देव राय को जाना जाता है। ठीक है, कई मंदिरों में, ठीक है, जो गोपुरम के निर्माण के लिए कृष्णदेव राय को जाना जाता है। आपने ये भी पढ़ा कि इनके दरबार में 8 बड़े दिग्गज रहते थे, जिन्हें हम अष्टदिग्गज कहते थे, जिसमें से एक तेनालीराम भी थे। इनकी खुद की अपनी एक रचना है, अमुक्त माल्यार्घ्य। अमुक्त माल्यार्घ्य, ठीक है, और जो है इन्होंने अपने जीवन में 2-2 शादियां कर रखा था। ठीक है, इनका जो है
अपने जीवन में, अगर हम शादी की बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां कर रखा था, जिसमें से इनकी प्रमुख जो पत्नी थी वो चिंता देवी थी। ठीक है, प्रमुख पत्नी जो है इनकी चिंता देवी हुआ करती थी। तो 2 औरतों से शादी किए थे, जिसमें इनकी प्रमुख जो पत्नी थी मुख्य रूप से उनका नाम था चिंता देवी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि काफी ज्यादा उपलब्धियां कृष्णदेवराय की अपने समय में रही थी। तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग चलाया, अमुक्तमाल्याद नामक स्वयं रचना लिखे। तो आप समझ सकते हैं कि विदेशी शासक इनके बारे में प्रशंसा करते हैं तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके समय यात्री भी घूमने के लिए आए। ठीक है, जैसे आप पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि अलग अलग समय पर यात्री लोग घूमने के लिए आते थे। देवराय प्रथम से लेकर के जो है देवराय द्वितीय तक आपने पढ़ा। ठीक है, तो पढ़ा कि कोई विदेशी यात्री जैसे निकोलस पोंटी, फिर उसके बाद में आपने पढ़ा यहाँ पर जो है अब्दुल रजाक, है ना, ये लोग घूमने के लिए आए थे। तो इनके समय बारबोसा, ठीक है, और पेज, डोमिगोज पेज, ठीक है, पेज भी बोल सकते हैं, पेज भी बोला जाता है। तो इनके समय डोमिगोज पेज और बारबोसा नामक विदेशी यात्री भी घूमने के लिए भारत आए थे। ठीक है, सॉरी, विजयनगर साम्राज्य घूमने के लिए आए थे। अब देखिए, इनके शासन के समाप्त होने के बाद अब इस जो है राजवंश में कोई उतना महत्वपूर्ण शासक नहीं होता है, तो धीरे धीरे करके यह शासन व्यवस्था भी समाप्त होती है। इसके बाद देखिए करें कि अच्युत देवराय जो हैं शासक बनते हैं 29 में, 42 तक अपना शासन चलाते हैं, लेकिन इनके जीवन की कोई खास उपलब्धि नहीं होती है। फिर सदाशिव 42 में शासक बनते हैं और 70 तक इनका शासन चलता है, लेकिन इन्हीं के शासन में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। 1565 में, ठीक है, 1565 में एक युद्ध होता है जिसको तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। तालीकोटा, या फिर इसको तंगड़ी कहा जाता है, या फिर इसको राक्षसी कहा जाता है। ठीक है, राक्षसी, 3 अलग अलग नामों से तालीकोटा, तंगड़ी, राक्षसी नामक एक युद्ध होती है 1565 में। ठीक है, होता यह है कि जो सदाशिव इसके अंतिम शासक थे, सदाशिव के समय क्या होता है कि इनका जो सेनापति था उसका नाम था राम राय। ठीक है, इनका एक सेनापति होता है और सेनापति का नाम था राम राय। राम राय जो है एक ऐसा शासक था जो अपने सदाशिव नामक जो उनका राजा था वह उस पर भारी पड़ता था। वह उनको अपने उंगली के इशारे पर नचाया करता था। और इतना ही नहीं, बहमनी साम्राज्य में फूट डालो और शासन करने वालों, शासन करो के विधि को अपनाते हुए, नियम को अपनाते हुए उन्होंने बहमनी साम्राज्य में कई जगहों पर फूट डाला और आसानी से शासन भी किया। अपना वर्चस्व बढ़ाते चले गए, काम दबदबा अपना कायम रखे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बहमनी साम्राज्य के राजाओं को यह रियलाइज हो गया, मतलब महसूस हो गया, कहीं न कहीं राम राय जो है हम लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये हमें आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा कर ले रहा है, मतलब अपना काम निकाल ले रहा है। जब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि राम राय उनके साथ जो है ना गलत कार्य कर रहा है, छल कर रहा है, तो बहमनी साम्राज्य जो कि 5 भागों में विभाजित होती है, उसमें से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के जो प्रमुख शासन व्यवस्था थे, तीनों लोगों की या तीनों साम्राज्य की, तीनों राज्य की सेना आपस में संयुक्त रूप से मिल जाती है और वो विजयनगर के खिलाफ अभियान चलाती है। तो वही विजयनगर साम्राज्य और जो है बहमनी साम्राज्य के बीच में एक भयंकर युद्ध होती है, विनाशक युद्ध होता है 1565 में, जिसे तालीकोटा का युद्ध, तंगड़ी का युद्ध या राक्षसी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जो है बुरी तरह से विजयनगर साम्राज्य की पराजय होती है। विजयनगर के राजा जो है हार जाते हैं। ठीक है, और जब ये हार होती है तो राम राय नामक जो सेनापति था, जो सदाशिव का, राम राय याद रखेंगे, कौन सा? राम राय, है ना। राम राय को जो है इन्होंने पकड़ा, उसका सर काट दिया और सर भाला पे रह करके पूरे विजयनगर साम्राज्य में घुमाया गया, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि हमारे साथ छल कपट करने वाले लोगों के साथ हम किस हद तक जा सकते हैं। तो 1565 में जब विजयनगर की हार होती है और बहमनी साम्राज्य की जीत हो जाती है, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर संयुक्त सेना जो है मिल करके विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ लड़ती है। विजयनगर साम्राज्य अकेला, इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य की हार हो जाती है। जो विजयी सेना होती है वह विजयनगर साम्राज्य पर, नगर पर
टूट पड़ती है वहां पर हल्ला मचाते हैं, आक्रमण मचाते हैं और विजयनगर साम्राज्य को लूट लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के बाद विजयनगर एकदम से उजड़ गया, यानी जिस चीज की जिस खूबसूरती या जिस अपने अस्तित्व में जो समृद्धि के लिए जाना जाता था वो सब समाप्त हो जाता है। 1570 तक धीरे धीरे यहाँ तक शासन चलते रहती है, लेकिन उसका कोई नाम पता नहीं होता है। फाइनली 1570 में जो है यह राजवंश समाप्त हो जाता है। इस राजवंश के समाप्ति के बाद जो है अगला राजवंश बनता है आराविडु। आराविडु जो है अगला शासन व्यवस्था आता है। तो 1570 से ये शासन चलता है और 1615 में जाकर के यह शासन समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो थे तिरुमल, है ना। तिरुमल इसके संस्थापक होते हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं रहती है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य 1565 में उजड़ जाता है। जो राजा बचते हैं वो सिर्फ नाम के राजा बचते हैं, काम के राजा नहीं होते हैं, उनकी उपलब्धि कुछ नहीं होती है। तो इस प्रकार आराविडु वंश 1570 में स्थापित होता है, 1615 तक चलता है। तिरुमल द्वारा स्थापित की जाती है और इन्होंने अपने राजधानी को चेंज किया था। ठीक है, जो है कि इन्होंने अपना राजधानी पेनुकोंडा है ना, पेनुकोंडा में अपना राजधानी स्थापित कर लिया और वहीं से जो है अपना चंद्रगिरी भी आप ये कह सकते हैं कि एक और राजधानी थी इनकी, चंद्रगिरी, है ना। चंद्रगिरी और पेनुकोंडा में इन्होंने अपने जो है शासन व्यवस्था को चलाया और कुछ सालों के बाद ये भी नष्ट हो गए और इसके अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय, है ना, जो अंतिम शासक थे। इसके साथ मतलब इनके शासन के साथ ही 1615 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ाया, जो इंटर 12th क्लास से लेकर के नौकरी तक आपको काम आएगी। मैंने पहले भी कहा था कि हम पढ़ाएंगे तो क्लास 12th का पढ़ाएंगे, लेकिन याद रखेंगे कि ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं यह कलेक्टिवली आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, यानी कि जो है प्रतियोगी परीक्षा में भी उतना ही काम देगा। ठीक है, तो ये सीधे पढ़ाई ऐसे ही करो कि आपको पढ़ाई से नौकरी तक पहुंचा दे। ठीक है, तो अब आज वाले जो है क्लास में सिर्फ इतना ही, और हर बार की तरह पुनः आज मैं अंत में आपसे वही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट भी जरूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, हर बार की तरह मैं फिर से आपको बता दूं कि आपका एक छोटा छोटा योगदान जो आप लाइक कमेंट या शेयर करेंगे वो हमारे चैनल को, ठीक है, हमारी संस्था को ऊपर लेके जाएगा और हम बढ़ते हुए ऊपर के साथ साथ आपको और भी बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे ताकि आपका भविष्य और भी संवरे। ठीक है, धन्यवाद।